हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में आपका टोटल 2 ही प्रश्नावली है। तो इन दोनों प्रश्नावली में से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है प्रश्नावली 1.1। तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन है, तो इन सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको, तो चलिए उसको देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात में n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या होता है क्या, 1 2 3 4 5, यही सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, ये कभी भी प्लस मतलब माइनस में नहीं होगा। ठीक है, हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो जैसे कि कहीं के देता है ना कि माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, हमेशा प्लस में रहता है। तो प्राकृतिक संख्या, तो इसमें कह रहा है कि 4 की घात में अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें तो क्या 4 आगे चल के ये मतलब कि इसके लास्ट में 0 आ जाएगा, ये चीज़ इसमें कह रहा है। तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि 4 की घात में मान लीजिए 2 हमने रख दी। ठीक है, अब 2 तो छोटा अंक है ना, ये तो हमें पता चल गया कि 2 है, मतलब कि इसको हम 4 गुणे 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16। लास्ट में 0 नहीं आया, मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि अगर 2 है तो 4 की घात में अगर 2 है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम कुछ भी रख सकते हैं, हम तो ऐसे भी रख सकते हैं। 4 की घात में मान लीजिए 102। अब 102 अगर घात में हो जाए तो 4 का गुणा 102 बार करेंगे, फिर इतना आप हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि 102 है तो ये प्राकृतिक संख्या मतलब ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर दिया रहेगा 4 की घात में 2, तो सिंपल है, 2 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16। हमें मालूम चला कि हाँ 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये 4 का गुणा 102 बार करेंगे, करते रह जाएंगे। तो फिर इसका नियम क्या है, तो समझिए। इस 4 को सिंपल आपको ऐसे कर देना है, 4 का इस तरीके से 2 दूना 4 गुणनखंड कर देना है, फिर 2 एकन्नम 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2। ठीक, तो इसमें बस आपको एक नियम याद रखना है कि जिस संख्या के गुणनखंड में, ये आपका गुणनखंड है। ठीक है, जिस संख्या के गुणनखंड में अगर 5 आता है तो वो आपका शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं आता है तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, मान लीजिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, सपोज करिए कुछ ऐसा हमने गुणनखंड किया और इस तरीके का आ गया, तो देखिए 2 दूना 4। ठीक है, 4 3 12 पचे 60, ये आपका 60। देखिए 0 पर ख़त्म हो रहा है तो लास्ट में 0 है। तो यही चीज़ याद रखिएगा कि अगर उसके गुणनखंड में 5 आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगी, अगर नहीं आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर पूछ देता है 6 की घात में n, क्या ये शून्य पर समाप्त होगी, तो सिंपल आपको 6 का इस तरीके से गुणनखंड कर देना है, तो 3 यहाँ पर आपका 1। अब देखिए ये क्या है, 2 गुणे 3 मतलब आपका आएगा सिंपल 6, ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 6 और 20 का करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, लिखना है 6 कॉमा लगाना है, यहाँ पर लिखना है 20, और इसका आपको गुणनखंड कुछ इस तरीके से कर देना है। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर ये 2 दहा में 10। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो 3 वैसे नोट कर लेंगे, ये आपका कट जाएगा, तो ये हमने काट दिया। ठीक है, फिर अब ये 3 से, तो 3 एकन्नम 3, ये तो कटेगा नहीं, वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर ये 5 से, अब इसको कुछ नहीं करना, इस 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। ठीक है, तो ये आपका 5 से ये वाला कट गया, 1 आ गया, सिंपल हो गया। अब हमें क्या बताना, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम दो चीज़ बताना है। तो एचसीएफ जिसका जोड़ा बना है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम, तो जिसका जोड़ा बना है उसको भी नोट करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भी नोट करेंगे। तो 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30, सिंपल आपका यही हो जाएगा
आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें देखिए क्या दिया है कि 12, 15 और 21, इसमें देखिए 3 पद दे दिया है। ठीक है, तो अब 3 पद का कैसे निकालेंगे, सेम उसका भी उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए पहला आपको लिखना है 12, कॉमा लगाना है, 15, कॉमा लगाना है, 21, कॉमा लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद से सिंपल गुणनखंड करना है। तो इसमें देखिए 3 से काटेंगे। ठीक है, 2 से भी काट सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 2 से काट देते हैं। तो 2 छक्के 12। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो 15 रखेंगे। ये भी नहीं कटेगा तो 21 रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से ये कट जाएगा तो 2 से फिर ले लेंगे, तो 2 3 6, ये आपका 15, फिर ये आपका 21। अब इसके बाद 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर 5 से ये एक ही रहेगा, 5 एक नम 5, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 7 रहेगा। फिर 7 से करेंगे 1, ये भी आपका 1, ये आपका 1 हो जाएगा। सिंपल, लास्ट में एक आगे छोड़ देंगे। अब HCF और LCM हम बताना है। ठीक है, HCF जिसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा बना है, तो 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से LCM, तो 2 तो लिखेंगे ही, साथ में जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी लिखेंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 3 दूना 6 5 30। ठीक है, 3 से देखा 210, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए। और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जैसे ये वाला हम लोग क्वेश्चन करें, सेम इसका अपोजिट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सिंपल 156 लेना है, तो 100 आपको 56 लेना है। ठीक है, और उसके बाद से अब इसको किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 सते 14। उसके बाद से फिर आपका एक बचा हासिल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 × 16। ठीक है, और उसके बाद से फिर ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, उसके बाद से 3 से काटेंगे, 3 एक 3 और 3 3 9, फिर 13 3 39। ठीक है, तो गुणनखंडों के रूप में इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सिंपल ये हो जाएगा 2 गुणे, अब 2 क्या है, 2 बार है, तो 2 की घात में 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद से 3 और 13, 3 गुणे में 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं, तो आपका है 38 और 25। लास्ट में 5 है, तो 5 से काटेंगे, तो 5 सते 35, बचा 3, 5 6 के 30। उसके बाद से बचा 2, 2 5 के आगे आ जाएगा, 5 बचे 25। फिर 5 का 5, और उसके बाद से 5 बचे 25, 5 3 15। फिर 3 से 3 बचे 15, 3 एक 3, फिर 3 से तो 3 एक 3, 3 7 21। फिर उसके बाद से 17 से 17 एक 17। ठीक है, इसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा बना है, तो लिखेंगे 5 की घात में 2 गुणे 3 की घात में 2 गुणे 17। सिंपल आपका, अब इसका आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है 5वां, इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों होता कौन है। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास है 7। ठीक है, 7 का इस तरीके से गुणनखंड कीजिए, तो 7 एक 7, मतलब कि इस 7 का जो गुणनखंड है वो कितना है, केवल ये 7 है और 1 है, मतलब कि इसका गुणनखंड केवल 7 × 1 है। ठीक है, तो जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है, ठीक है, वो होता है अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया अभाज्य, और बाकी सब भाज्य होता है। भाज्य के लिए समझिए 8। ठीक है, जैसे 8 को अगर काटना है, 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 एक 2, मतलब कि 4 दूना भी 8 हो जाएगा। 8 को हम किस से काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने हैं, 2 से ये अधिक है, इसलिए ये भाज्य है। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो आपका होता है भाज्य। ठीक है, अब इसको लेते हैं, तो क्या है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये वाला, ये दोनों में से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 13 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 13 कॉमन में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 × 11। ठीक है, और यहाँ से कॉमन बचा, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 1 है। ठीक है,
अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 13, 11 से 77, 78 गुणे में 78 और गुणे 1, ठीक है। 1 से तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गुणनखंड कितना मिला, 1 2 3, तो इसलिए ये आपका क्या है, भाज्य है, ठीक है। यही रीजन आपको देना है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। उसी तरीके से ये वाला भी करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें से यहाँ पर एक 5 है, प्लस लगा हुआ है, और ये आपका गुणे में 5 है, तो ये 5 और ये 5 कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम जोड़ देंगे, 7 और 6 और 4 और 3 2, इन सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा एक, उसको जोड़, जैसे ये वाला हमने किया सेम वैसी तरीके से इसको भी करेंगे, आपको वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से 3 गुणनखंड मिल जाएगा, मतलब ये भाज्य है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इस टाइप का प्रश्न 100% गारंटी है कि आएगा ही, ठीक है। बस जरूरी नहीं है कि यही वाला आएगा, यहाँ पर √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, ठीक है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का आएगा ही, ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या है, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, अगर निकलता भी है तो दशमलव में निकलता है, तो वो आपका होता है अपरिमेय, ठीक है। अब 2 को निकालेंगे तो ये क्या होगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये कैसे अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए सिंपल, हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब हमें पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती इसको मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया है, माना परिमेय संख्या है, ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। अब इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, इसको करेंगे √2 बराबर में P/Q, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कंडीशन दे देंगे कि ये क्या है, ये हमें पता है कि अपरिमेय है, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक परिमेय संख्या लिया है, ठीक है। परिमेय संख्या में यही नियम होता है कि इसका नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद से एक कंडीशन आपको लिखना है, क्या कंडीशन लिखना है कि P तथा Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या है जैसे कि 2 4 6 8 10, ये जितने भी सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। इसके स्थान पर कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर लिख देंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि P तथा Q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि P और Q के स्थान पर कुछ ऐसा अंक रखा जाएगा जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, जैसे कि 7, ठीक है। अगर 7 को काटना होगा तो स्वयं 7 ही काटेगा या फिर 1 काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके का। अब गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो कि इसको विभाजित कर सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर 7 को ये 7 विभाजित कर रहा है तो 7 का गुणनखंड क्या है, ये 7 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 8 है तो 8 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो इसको कौन कौन विभाजित कर सकता है, इसको 2 भी विभाजित कर रहा है तो 2 भी 8 का गुणनखंड हो गया, 4 भी विभाजित कर रहा है, 4 भी 8 का गुणनखंड हो गया, स्वयं 8 भी विभाजित कर सकता है तो 8 भी इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो गुणनखंड मतलब कि यही जो इसको विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि P और Q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा ही संख्या रखा जाएगा जिसको वो स्वयं काटेगा या फिर एक काटेगा, और उसके अलावा कोई इसको नहीं काट सकता है, कोई इसको विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से अगला काम क्या करना है, लिखना है आपको √2 बराबर में P/Q। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने, चलिए अब इसको वर्ग कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर बराबर में P/Q का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, इसकी वजह से ये कट जाएगा, बचेगा 2 बराबर में ये P का स्क्वायर हो जाएगा बटे में Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो 2Q का स्क्वायर बटे में P का स्क्वायर। अब 2 इधर क्या करेंगे, ये गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो Q का स्क्वायर बटे में P का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि P स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है।
तो मतलब कि p का गुणनखंड एक हमें 2 भी मिल चुका है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 2p² को विभाजित करता है, करता है। ठीक है, जब p² को विभाजित कर रहा है तो p रहेगा तो भी विभाजित करेगा, तो वही लिख देंगे, तब p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये इतना लिख दिया हमने। अब इसके बाद से अगला काम क्या करेंगे, ठीक है, तथा अब हम क्या करते हैं कि p बराबर में कुछ और लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या ये जो q है, q को भी कोई विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि p बराबर में 2 है, तो यहाँ पर 2 और सी डी कुछ भी जो मन करे वो मान ले, चलिए हम d ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें हम क्या करें, दोनों तरफ में हम क्या करें, वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, तो चलिए इसका इन दोनों को वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p का स्क्वायर, उसके बाद से 2 और d का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, p², यहाँ पर 2 दूना 4 और d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब p² बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2q का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर। ठीक है, इधर है आपका 4d का स्क्वायर, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर और 4d का स्क्वायर बटे में आपका 2, इससे 1 कटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो q का स्क्वायर बराबर में इधर 2d का स्क्वायर बचा। अब d इधर क्या गुणा कर दिया जाएगा, भाग करने लगेगा, तो q का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि q² को 2 भी विभाजित करा, तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कि यहाँ q² को 2 विभाजित कर रहा है, तब q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सारा मामला क्या हो जा रहा है कि जो विभाजित कर रहा है, ठीक है, जो विभाजित करता है वही उसका गुणनखंड होता है, हमने आपको शुरू में ही बता रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि p और q का एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब कि p और q को एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, हमें 2 मिल चुका है। इस 2 क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आगे जब हमने हल किया तो 2 क्या कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमने यहाँ पर कंडीशन दिया है, इसका तो ये विरोध कर रहा है 2। ठीक है, तो सेम बस इसी चीज़ को लिख देना और आपका आंसर यही आ चुका है। ठीक है, तो बस लिख देना है कि यह क्या कर रहा है, यह यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। कौन विरोधाभास, ये 2। ठीक है, 2 यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद से चलिए लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कौन विरोधाभास, ये 2 विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना की मतलब कि यहाँ पर हमने गलत माना है। ठीक है, शुरू में हमने माना था ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेके हमने परिमेय संख्या मान करके इसको लगाया था, इसलिए हमें ये सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ कैसे होगा, इसका सारा प्रोसेस आपको ईजिली समझ में आ गया होगा।